हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है थर्ड, एक्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और कोड है 3002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है युद्ध की परिभाषा। युद्ध की परिभाषा। तो इस शब्द को या इसको समझाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये शब्द आप सब जानते हो। युद्ध क्या कहते हैं, युद्ध किसे कहते हैं, युद्ध क्या होता है, आप सब जानते हो। बात आती है बस एग्जाम में, थ्योरी की। एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है बस, ठीक है। आप युद्ध से सब वाकिफ हो, युद्ध होता क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा युद्ध की परिभाषा दीजिए। क्या दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध आरंभ के पूर्व औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा आवश्यक होती है? अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत स्थल युद्ध के नियमों का वर्णन कीजिए। देखिए, जब युद्ध होता है तो ये कह रहे हैं कि युद्ध करने से पहले हमें युद्ध की घोषणा करना अनिवार्य है क्या? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के बात चल रही है। क्या चल रही है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात। और अंतरराष्ट्रीय विधि क्या कह रही है? अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत स्थल युद्ध के नियमों का वर्णन कीजिए। हम बात कर रहे हैं युद्ध की, और युद्ध की बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि पर। घोषणा यानी पूर्ण सूचना। घोषणा का मतलब क्या होता है? पूर्व सूचना। क्या है? पूर्व सूचना। अभी पूर्ण बोल दिया था मैंने गलती से, वो क्या है? पूर्व सूचना, ठीक है। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी, कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे थे और मेरे से कह रहे थे क्या सर आप जो कंटेंट करा रहे हो क्या हम पास हो जाएंगे? क्या आप जो तैयारी करा रहे हो क्या वो सफिशिएंट है हमारे लिए? हम पास हो जाएंगे क्या? भाई देखो, कोशिश मेरी पूरी है। 85% लाने तक का पेपर आपका जरूर आएगा मेरे पढ़ाए हुए नोट्सों से। मेरी वीडियो से तैयारी करो, 85% आएगा। दूसरी बात रही आपकी मेहनत की बात, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम किसी क्लास में होते हैं, जैसे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों ने एक प्रकार का ही कोर्स चलता है, सबकी एक जैसी किताबें होती हैं। उन 20 बच्चों में कोई तो टॉप कर जाता है, नंबर फर्स्ट पे आता है, और कोई 20 में नंबर पे आता है, ठीक है। तो भाई वो भी एक ही किताब पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं। कोई फर्स्ट कर रहा है, कोई 20 में नंबर पे आ रहा है, और शायद हो सकता है इसमें से कोई फेल भी हो जाए। तो डिपेंड करता है हमारी तैयारी किस प्रकार की है, हम अपने पेपर पे किस तरह की कमांड करते हैं, हम समझते कितना है, ठीक है। डिपेंड ये नहीं करता कि किताब कौन सी अच्छी है, वीडियो कौन सी अच्छी है, कंटेंट कौन सा अच्छा है, वो मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूँ चाहे मैं आपको कितनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा दूं, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ 85%, और सपोज करो मैं 70% भी करा रहा होता और अब आपके अंदर पढ़ने की लगन होती, तो कुछ मेरी वीडियो देखो, कुछ अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाओ, तो आप अच्छे नंबर फिर भी ला सकते हो। और जिसका पढ़ने का ही मन नहीं है, अगर उसके सामने पेपर की कॉपी भी ला के दे दी जाए ना, तब भी पास नहीं होगा वो, ठीक है। तो आप ये मत कहा करो कि क्या सर हम गारंटी पास हो जाएंगे। इतना जरूर है, मेहनत करोगे, अगर जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ इतना कर लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो, इतना मैं कह रहा हूँ। लेकिन गारंटी नहीं है कि जबरदस्ती कह दूं कि आप नंबर ला पाओगे। मेरा कहने का मतलब है तैयारी करोगे तो आप अच्छे नंबर लेके आओगे। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और उल्टे सीधे नोट्स बनाए और बस कह रहे सर ने तो गारंटी ले ली है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, चलो। नहीं भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे नोट्सों से ही तैयारी कर लो, मेरी वीडियो को देख लो, कोई फेल नहीं करने वाला, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गारंटी नहीं भाई, गारंटी 20 बच्चे होते हैं क्या? अब 20 बच्चे टीचर से थोड़ी जाके लड़ेंगे, प्रिंसिपल से,
कि हम 20वें नंबर पे क्यों आए हैं, ठीक है, वो होता है बच्चे का अपना अलग सफलता का रहस्य, ठीक है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत बातें कर ली आज मैंने। अब देखो समझते हैं, जब दो राज्यों में मतभेद बढ़कर इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि दोनों बल प्रयोग का सहारा लेते हैं या उनमें से एक पक्ष हिंसात्मक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। हिंसात्मक यानी होता है प्रहार कर देना, मिसाइल छोड़ देना या गोली चला देना या कोई ऐसा कार्य कर देना सामने वाले राष्ट्र का नुकसान हो, हानि हो जाए, जिससे दूसरा पक्ष शांति भंग की कार्यवाही मानता है, तो उनके मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक पक्ष अपने शत्रु को अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर दे, ठीक है। इसका मतलब है, जब युद्ध होता है, युद्ध के लिए क्या होता है कि पहले एक देश हिंसात्मक कार्रवाई कर दे और उसके जवाब में, यानी पहले कोई आक्रमण कर दे किसी देश पे, जैसे ये देश हैं, आपको समझा दूं, ए और बी। ए ने इस पे आक्रमण कर दिया और बदले में जब ये आक्रमण करे तो इसको कहते हैं युद्ध, ठीक है। और हिंसात्मक कार्रवाई पहले एक पक्ष द्वारा की जाएगी, ठीक है, पहले उसे बोलेंगे हिंसात्मक कार्रवाई। और ये जो सब बोला है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो मैंने आपको रीड कराई है अभी, ये क्या है, एक डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर हॉल ने। क्या दी है, प्रोफेसर हॉल ने। बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में है, इसे आप जरूर याद कर लेना। जैसे कि अब से पहले वीडियो में मैंने बताया है कि आपकी ये जो डेफिनेशन होती है 2 से 4 नंबर के बीच में आपको मार्क्स देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूसो के मतानुसार, एक रूसो हैं, उन्होंने भी कुछ बोला है, 2 राज्यों के मध्य शक्ति परीक्षण ही युद्ध है। वो कह रहे हैं जब 2 राज्यों में युद्ध होता है तो युद्ध को ताकत आजमाना यानी शक्ति का परीक्षण है। ये दोनों देश आपस में क्या करते हैं, अपनी ताकत का, ये दोनों देश अपनी ताकत को दिखाते हैं कि मैं ताकतवर हूं या मैं ताकतवर हूं, मैं अपनी बात मनवाऊंगा या मैं अपनी बात मनवाऊंगा, ठीक है। तो ताकत को दर्शाना ही क्या है, युद्ध। ये कौन कह रहे हैं, रूसों के मत अनुसार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये क्या है, हमारा पॉइंट है। आगे चलते हैं, पॉइंट को देखते हुए, क्या युद्ध घोषणा अनिवार्य है, क्या युद्ध करने से पहले घोषणा करना अनिवार्य है, इसको देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध की घोषणा करना अनिवार्य समझा जाता है। प्राचीन काल में भी युद्ध करने से पूर्व अग्रदूतों या वार्ताविदों द्वारा युद्ध की पूर्व घोषणा की जाती थी, ठीक है। ये कह रहे हैं जब 2 देशों के मध्य युद्ध होने वाला होता है, जैसे ये है फर्स्ट और ये सेकंड, ए और बी, इनमें क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। तो या तो ये इस पे सूचना भेजेगा कि भाई हम आप पे युद्ध करना चाह रहे हैं, आप युद्ध आक्रमण करना चाह रहे हैं, क्या आप तैयार हो, या ये इससे बोलेगा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं आप पे और आप तैयार हो जाओ, ठीक है। एक स्थिति होती है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो, या तो आप हमें अपना जो राज्य है वो हमारे कब्जे में दे दो। अगर आप युद्ध के लिए तैयार हो तो आप मैदान में आ जाइए। एक तो बूझा जाता है कि क्या आप युद्ध के लिए तैयार हो, यदि ये बोलेगा हाँ मैं तैयार हूं, तो इनकी सेना आमने सामने हो जाएगी, बूझा जाएगा। या ये अपने आप को क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा कि हाँ मैं हारा मानता हूं अपने आप पहले ही, या तो अपनी कोई शर्त बता दो मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। या ये कहता है कि हम आप पे युद्ध करने वाले हैं, एक निश्चित दिन रख देते हैं, आप तैयार रहना। तो ये पूर्व घोषणा होती है। क्या होती है, घोषणा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन अब क्या है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ऐसा समझा जाता है।
अब कह रहे हैं हैग सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था, हैग एक शहर का नाम है, सही है। हैग सम्मेलन के अंतर्गत युद्ध की पूर्व घोषणा अनिवार्य मानी गई है। हैग सम्मेलन में कहा गया था जो युद्ध की जो पूर्ण घोषणा है वो क्या है, अनिवार्य है, परंतु इस सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से मान्यता नहीं मिल सकी। हैग सम्मेलन में कुछ राष्ट्र इकट्ठे हुए थे, एकत्रित हुए थे, किसमें, हैग सम्मेलन में। और वहां पे राष्ट्रों ने यह कहा कि युद्ध करने से पहले घोषणा करना अनिवार्य है, यानी सूचना देना अनिवार्य है कि हम युद्ध करने वाले हैं, या आप युद्ध के लिए तैयार हो, या हम आप पे आक्रमण करेंगे, आप मैदान में आ जाइए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये गलती लिख गया, ये क्या है, सूचना, ठीक है। तो हैग सम्मेलन में कहा गया था कि घोषणा करना या सूचना देना क्या है, अनिवार्य माना जाएगा। लेकिन हैग सम्मेलन में जो ये बात कही गई थी पूर्ण सूचना की, घोषणा की, इसको क्या नहीं मिली, मान्यता नहीं दी गई। अब कह रहे हो कि मान्यता क्या है, मान्यता के ऊपर मैं पहले ही एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मान्यता यानी किसी को कोई अधिकार देना, ठीक है। तो इसकी जो बात रखी गई, इसका कोई महत्व नहीं मिला, ना इसे कोई मान्यता दी गई, ठीक है। आगे चलते हैं। सन 1904 में जापान द्वारा रूसी बेड़े पर बिना घोषणा के युद्ध आरंभ कर दिया। वर्तमान में परमाणु युग में पूर्व घोषणा का कोई महत्व नहीं है। ये कह रहे हैं जो वर्तमान युग है उसमें पूर्व घोषणा का कोई महत्व नहीं है, पहले सूचना देने का कोई महत्व नहीं है। अब तो क्या है, जिसका मौका लगे, जिसका पहले दाव लगे, बिना सूचना के क्या कर दो, आक्रमण कर दो। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा, अब पूर्व घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल युद्ध, ये जो चल रहे हैं, इसमें कोई घोषणा थोड़ी हो रही है, पहले बस चल रहे हैं दाबादब मिसाइलें। अब समझते हैं आगे। स्थल युद्ध के नियम। युद्ध के नियम का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है। आधुनिक युग में युद्ध के नियमों के अनुसार नागरिकों की हत्या करना, युद्धबंदियों के साथ बुरा व्यवहार करना, जहरीले गैसों का प्रयोग करना तथा व्यापारी जहाजों को बिना उसके नाविकों की सुरक्षा का प्रबंध किए डुबाना आदि वर्जित है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझाने वाली चीज नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हो। 19वीं शताब्दी के पहले अधिकतर युद्ध के नियम प्रथा के रूप में थे। 19वीं शताब्दी से इस विषय में अनेक संधियां की गईं और वर्तमान काल में अधिकतर युद्ध के नियम बहुपक्षीय संधि पर आधारित होने लगे। देखो था, उसमें क्या था, नागरिकों की हत्या नहीं होती थी, ठीक है। युद्धबंदी जो युद्ध में कैदी बना लिए गए हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता था। अगर पानी के पहले व्यापार जो होता था पानी के जहाज़ों से होता था, तो पानी के जहाज़ों को पकड़ने के बाद उसमें जो नागरिक होते थे, जो चालक होते थे या सुरक्षा वाले होते थे, उनको मारा नहीं जाता था, ठीक है। तो उनकी देखभाल की जाती, उन्हें बड़ी सुरक्षा के साथ रखा जाता था, ठीक है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद इनमें बहुत फेरबदल हुए, बहुत नियम बने, बहुत प्रथाएं चलाई, उसमें क्या होते रहे, फेरबदल होते रहे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। स्थल युद्ध के नियमों के संबंध में निम्नलिखित अभिसमय महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अभिसमय यानी जो संगठन हुए थे, जो संगठन बने और जो सम्मेलन हुए, उनमें कुछ नियम बनाए गए, लेकिन आज के वर्तमान युग में उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन उन्हें देखते हैं, ठीक है। हैग अभिसमय यानी हैग में एक सम्मेलन हुआ और 1907 में स्थल युद्ध के नियम, निम्नलिखित नियम हैं, नियम बने, ठीक है। यहां पे कर लेना, नियम है। हैग अभिसमय 1907 में
स्थल युद्ध के निम्नलिखित नियम हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या बना था वो देखते हैं। युद्ध के ऐसे उपकरणों का निषेध किया जाना चाहिए जो विनाशकारी, जैसे परमाणु बम तथा दुखदायी हों। विष शस्त्र यानी जो जहरीले शस्त्र होते हैं, विस्फोटक गुब्बारे तथा खतरनाक वस्तुओं को वर्जित किया गया। मतलब युद्ध के समय में आप ऐसे कोई भी हथियार नहीं चलाओगे, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे जो विश्व स्तर पे विनाशकारी हो। ये जैसे परमाणु बम, विष शस्त्र, जैसे हमने कोई विष छोड़ दिया और जिससे उसकी जो हवा के साथ फैले। अब उसमें हवा के साथ जैसे फैलेगा तो वो शत्रु देश के साथ साथ और अन्य लोगों को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, जिसमें निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। विस्फोटक, ठीक है, ऐसे पदार्थों का, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2 है दम घुटने वाले जहरीली गैसों को फैलने से रोकना। मतलब ऐसी कोई जहरीली गैस नहीं चलाई जाएगी जिससे व्यक्तियों का दम घुटने लगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है युद्ध विराम। झंडे, राष्ट्रीय झंडे, सैनिक के तगमों, जो स्टार्स होते हैं कंधे पे या कोई और उनकी जो पहचान होती है जिससे उसे पद की पहचान कराए, तथा वर्दी का अपमान या गलत प्रयोग पर रोक। अब ये कह रहे हैं किसी भी देश के झंडे पर या राष्ट्र सैनिक के तगमों पर या वर्दी के साथ कोई अपमान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाएगा जिसने अपने हथियार डाल दिए हों या आत्मरक्षा का कोई उपाय ना होने पर आत्मसमर्पण करता है। मतलब ऐसे नागरिक को या ऐसे सैनिक को नहीं मारा जाएगा जो अपने हथियार डाल देता है और अपना आत्मसमर्पण कर देता है कि मैं अब नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वो तो था ए। अब देखते हैं पॉइंट बे। सन 1949 में जेनेवा अभिसमय यानी सम्मेलन स्थल युद्ध से संबंधित निम्नलिखित विषयों को निर्धारित किया गया था। ठीक है, वो नियम कौन कौन से थे अब देखते हैं। 1949 में अनुच्छेद 13 के अनुसार युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। मानवीय व्यवहार यानी उनके साथ बदतमीजी नहीं करना, उनके साथ जब बंदी बना लिए गए हैं तो शत्रुता का भाव नहीं रखना। सही है, आगे देखते हैं। युद्धबंदियों की हत्या या शरीर को नुकसान नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने हथियार नीचे डाल दिए हैं और वो युद्ध करना नहीं चाहता है तो उसको मारा नहीं जाएगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। युद्धबंदियों को जनता से हिंसक कार्य, भय और अनादर कार्यों से बचाना। अब ये कह रहे हैं जो युद्धबंदी हैं, सपोज करो किसी देश ने अन्य देश के व्यक्तियों को बंदी बना लिया तो उसको अपने देश की जनता से क्या होगा, बचाना होगा। वो गुस्से में या आक्रोश में आकर दूसरे देश के जो बंदी हैं उनको ना तो मारे, ना कोई नुकसान पहुंचाए या कोई भय जैसी चीज करे उनके साथ, ऐसा नहीं करा जाएगा। बंदियों को निःशुल्क भोजन और चिकित्सा मिले। जो बंदी बनाए गए हैं ये फर्ज होता है कि उन्हें भोजन दिया जाए। अगर कोई बीमार है या किसी के चोट लग गई है तो उसका निःशुल्क फ्री में क्या होगा, इलाज होगा। आगे चलते हैं। बंदियों का आदर किया जाना चाहिए। जो बंदी बनाए गए हैं उनका सम्मान किया जाए, उनके संग कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। बंदियों के साथ धर्म या राष्ट्र रूपी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी कोई बंदी है, वो तो बेचारे मजबूर हैं, बंदी बन गए, लेकिन उनके साथ ना तो कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए या उनके राष्ट्र को ठेस पहुंचाए उनके दिल में। ठीक है, बंदियों के पास पहचान पत्र होने चाहिए और न हो तो बंदी बनाने वाले देश पहचान पत्र देंगे। अब जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है या तो उन पे खुद के पहचान पत्र हो, अगर हो तो, नहीं तो उनकी जो पहचान पत्र है, उनकी जो पहचान है, जिस देश ने उन्हें बंदी बनाया है वो उन्हें उनकी पहचान देंगे, उन्हें कोई कार्ड बना के देंगे या कोई नंबर बना के देंगे या कोई सीरियल होगा जिससे उनकी पहचान हो सके। ठीक है,
उनकी पहचान नंबर होगा। बंदियों को किसी भी पूछताछ हेतु शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी। जो बंदी बनाए गए हैं उससे आप बात कर सकते हो, कुछ अगर बूझना चाहते हो बूझ सकते हो, अगर वो उत्तर देना चाहे तो दे देगा, ना देना चाहे तो आप उसे यातना नहीं दोगे, मारोगे, पीटोगे नहीं, ठीक है। बंदियों को युद्ध से क्षेत्र से दूर ले जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जाएगी। बंदी हैं, युद्ध हो रहा है, तो उन बंदियों को युद्ध, जहां पे युद्ध चल रहा है उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाएं जिनसे कि उन्हें नुकसान ना हो। बंदियों को वे वस्तुएं जिनसे उनके राष्ट्र का पता लगे या धर्म से संबंधित है, कोई चीज अगर उनके पास, जैसे कोई लॉकेट पहन लेता है या किसी के पास टोपी होती है या किसी के पास कोई बिल्ला हो या उसके शरीर पर कोई ऐसी चीज कढ़ी हुई हो जिससे उसके धर्म की पहचान होती है, या उसके पास कोई उसके राष्ट्र की कोई संबंधित वस्तु है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ना उससे छीना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं घायल और बीमारों की दशा में सुधार। अब घायल और अब कुछ घायल भी व्यक्ति होते हैं, सैनिक होते हैं, नागरिक होते हैं जो बंदी बना लिए जाते हैं, तो उनके लिए क्या करा जाएगा, ठीक है। घायल और बीमारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। घायल व्यक्ति हो या बीमार व्यक्ति हो, चाहे वो बंदी हो या खुद के अपने देश का हो या शत्रु हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। चिकित्सा कार्य में लगे विमानों को सुरक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे दो देशों में युद्ध चल रहा है, ए और बी, इसमें युद्ध चल रहा है। इस देश में क्या है, बंदी। अब ये किसी जहाज है, ये कोई सेवा लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, सेवा, और इनकी जांच पड़ताल भी हो चुकी है कि हाँ भाई ये जो जहाज आ रहा है ये सेवा लेके आ रहा है। वो सेवा कैसी हो सकती है, खान पान की हो सकती है, या डॉक्टरी सेवा हो सकती है, या अन्य कोई भी सेवा है जिससे उन बंदियों की सेवा हो सके, उन नागरिकों की क्या हो सके, सहायता हो सके। तो ऐसे जहाजों को नष्ट नहीं किया जाएगा और वो जो अंदर आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, ठीक है। या इस देश के व्यक्ति यहाँ पे किसी प्रकार से जा रहे हैं तो उनको जो सुरक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है, जो मानवता के कार्य में लगे हुए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बीमारों और घायलों को सुरक्षित अस्पताल ले जाकर सही उपचार किया जाएगा। मृत्यु सैनिक व उनसे संबंधित वस्तुओं को बिना नुकसान पहुंचाए वापस किया जाएगा। अगर कोई जैसे बंदी व्यक्ति है या उसकी अचानक मौत हो जाती है, या कोई सैनिक है उसकी मौत हो जाती है, या युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है और वो दूसरे देश में ही रह जाता है, तो उसके पास कोई भी वस्तु है उसे छीना नहीं जाएगा, उससे लिया नहीं जाएगा, बशर्ते कि वो वस्तु अन्य राष्ट्र को मतलब जिस राष्ट्र में है उसे नुकसान न पहुंचाने वाली हो, ठीक है। अन्यथा और सब चीजों को उससे छीना नहीं जाएगा और उसे वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। घायलों की मृत्यु करना या यातना देना वर्जित है। किसी भी घायल मृत व्यक्ति की शरीर पर यातना नहीं दी जाएंगी। पीछे हटने वाले घायलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए चिकित्सा हेतु छोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे स्ट्राइक चल रहा है, किसी देश के अंदर घुसकर सेना क्या कर रही है, आक्रमण कर रही है। जैसे ए देश के व्यक्ति हैं और ये इस बी देश में घुसे और ये अंदर ऐसे घुसते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो नागरिक हैं उनको मारेंगे नहीं, अगर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आम नागरिकों को या सैनिकों को मारेंगे नहीं, और जो घायल हैं उन्हें छोड़ते जाएंगे और आगे ये बढ़ते जाएंगे, उन्हें नहीं मारेंगे, ठीक है। आगे, बीमार और घायलों को युद्धबंदी समझा जाए। जो बीमार और जो घायल व्यक्ति हैं उनको क्या समझा जाए, युद्धबंदी, उन्हें मारा नहीं जाए, ठीक है। युद्ध के बाद मृत और घायल को एकत्रित करके उनकी दुर्गति से बचाएं। जैसे युद्ध चल रहा है उस समय अगर जैसे टाइम मिले तो जो व्यक्ति
मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको एकत्रित करके उनको युद्ध क्षेत्र से हटाया जाए, उनकी दुर्गति से उसे बचाया जाए। क्षेत्र पर कब्जे या स्वास्थ्य का अन्य उचित कार्य के लिए रोके जाने वाले व्यक्ति बंदी नहीं कहलाए जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। जैसे इस क्षेत्र में क्या हुआ, युद्ध चल रहा है और कुछ लोग जो यहाँ पे ए ने इस पे बी पे यहाँ पे कब्जा कर लिया है। यहाँ पे किसका कब्जा हो गया, ए का। और यहाँ पे कुछ नागरिक हैं, उनको क्या कर लिया, सैनिकों और नागरिकों को बंदी बना लिया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो चिकित्सक हैं या खाना बनाने वाले हैं या कोई पादरी है या मस्जिद का कोई रक्षक है। तो ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक है, जिस उनको ना तो बंदी बनाया जाएगा, ना उन्हें आने जाने पर उन पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, उनको बंदी नहीं समझा जाएगा। ठीक है, बंदी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। युद्ध क्षेत्र में मृतक व्यक्तियों को आपस में बदला जाएगा या फिर बदलना संभव ना हो तो उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक होगा। या तो सैनिकों को या जो बंदी व्यक्ति हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको बदला जाएगा। अगर किसी कारण से बदला नहीं जाता है तो उन्हें विधि पूर्वक दफनाया जाएगा रीति रिवाज के साथ। आगे समझते हैं। बचे हुए सैनिकों की दशा में सुधार। सन 1949 के जेनेवा अभिसमय में यह व्यवस्था की गई कि घायल तथा बीमारों की तथा समुद्र में जहाज के डूब जाने पर बचे हुए सैनिक दलों के सदस्यों की दशा में सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब ये कह रहे हैं, या तो युद्ध के समय में जो सैनिक बच गए हैं, नागरिक बच गए हैं, या जिस जहाज को डुबाने वाले थे उस डूबने वाले जहाज में से कुछ सैनिक बच गए हैं, तो उनकी जो दशा है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ना कि उन्हें मारा जाएगा। ठीक है, अगर बच गए हैं और बंदी बना लिए हैं तो उनकी जो दशा है सुधारने की कोशिश की जाएगी, ना कि उन्हें मारने की या उनकी दशा बिगाड़ने की। बचे हुए सैनिक यदि घायल और अस्वस्थ हों तो उनको उचित चिकित्सा सुविधाएं तथा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है बचा हुआ है और उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उचित शिक्षा जिस उस समय जो उपलब्ध हो, बढ़िया युद्ध क्षेत्र में जो उन पे हो सके कार्रवाई, उनकी उस तरीके से उनकी सहायता, सुरक्षा और व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। नागरिकों का संरक्षण। युद्ध काल में नागरिकों का पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कि मतलब जब युद्ध हो तो आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शत्रु पक्ष के नागरिकों को न मारा जाएगा, न ही यातना दी जाएगी। शत्रु पक्ष के सैनिक या जवानों को विवश करके सैनिक या युद्ध के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे ए ने इस बी देश के कुछ नागरिकों पर कब्जा कर लिया, तो ये जबरदस्ती उनको लड़ने के लिए, अपने ही देश के व्यक्तियों से लड़ने के लिए विवश नहीं करेगा, उन्हें टॉर्चर नहीं करेगा। ठीक है। सैनिकों को छोड़कर अन्य सहायता पहुंचाने वालों को मारा नहीं जाएगा। अगर कोई सैनिक है उसको मारा जा सकता है। युद्ध के समय अगर सैनिक भी बंदी बन गया है या उसने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर वो बंदी नहीं है, उसने आत्मसमर्पण नहीं करा है, तो उस सैनिक को मारा जाएगा, ना कि आम जनता को। और जो व्यक्ति सहायता पहुंचाने वाले हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो या खान पान की हो या मेडिकल हो या किसी तरह और कोई सुविधा हो, उस सुविधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को नहीं मारा जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर, वर्तमान युद्ध को देखते हुए लगता है कि ये सब नियम महज एक दिखावा और एक ढोंग बनकर रह गए हैं। ठीक है। जिस तरह से वर्तमान में ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब एक नियम, रूल, एक कागज के पन्ने पर सिमट कर रह गए हैं और जो नहीं होना चाहिए वो आज इस पृथ्वी पर हो रहा है। दिल दुखता है जब हम इन्हें पढ़ते हैं और मन में सोचते हैं ऐसे कानून हमारे पास हैं, लेकिन उसका जब इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे कि बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाए, और कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। और भाई आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेहनत करो अच्छी सी, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे नंबर लाओ और मुझे भी बहुत अच्छा लगे। फिर कमेंट करके बताना। पिछली साल भी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे और उन्होंने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। किसी बच्चे को अगर PDF चाहिए तो वो इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे करके आप परचेज कर सकते हो, है ना। आप थर्ड सेम के 5वां एक्ट की वीडियो लेना चाहते हो तो 499 का, अगर किसी की बैक आई हुई है या कोई एक एक्ट ही लेना चाहता है तो 199 का पेमेंट करना होगा। और सिर्फ इस पे व्हाट्सअप जब पेमेंट कर दोगे तो आपको व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होगा। प्लीज कॉल ना करें, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।